स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग ठीक ही होंगे और हाल चाल तो सब खैर आप सबका बढ़िया है। तो बस अब क्वेश्चन पर चलना है ना। लाइव सेशन का वक्त हो गया है। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ईश्वर से यही दुआ करेंगे कि आप सबका सिलेक्शन हो और निश्चित रूप से हो, और जब आपने मन बना ही लिया है तो हो ही जाएगा। चलिए, कल का कारवां यहाँ तक पहुंचा था और आज का कारवां हम लोग 51 यानी 51 से चलेंगे 100 तक। तो सवाल क्या है, पहला आपकी स्क्रीन पर, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? वो कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? अच्छा, उन्होंने ही नहीं कहा बल्कि हम भी इस बात को कहते हैं, क्योंकि विकास और अधिगम के दौड़ में हमेशा विकास पीछे रह जाता है और अधिगम आगे निकल जाता है। आप कहोगे सर कैसे? तो हमने आपसे बताया और मैंने आपको कहा, क्या बताया? हमने कहा कि विकास वो होता है जो भगवान आपको एक बार प्रोवाइड करते हैं, जैसे आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये सारी चीजें आपको एक बार मिलती है, लेकिन आप इन अंगों की सहायता से जीवन भर ग्रोथ करते हो। इन हाथों से आप मेहनत करके अपने जिंदगी का निर्माण करते हो। तो ग्रोथ लेवल यानी अधिगम तो आगे होगा और विकास तो भाई एक ही जगह रह गया ना। डेफिनेशन पर वापस अगर आए तो राइट आंसर आपका होगा, काफी लोग गलत करते हैं, कोई कह देता है एट। देखिए कंफ्यूजन आता है इनमें लेकर, सी वाला उत्तर सही है। कुछ लोग डी मान जाते हैं, पर डी मत मानिएगा, अदरवाइज फंस जाओगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को गलत कर दीजिए, केवल स्किनर इसका राइट आंसर होगा, बाकी सारे गलत होंगे। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत विकास यानी एक सेकंड, व्यक्तित्व के विकास की अवस्था है। पहले तो यह समझना होगा कि व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व का मतलब पर्सनालिटी, मतलब जिसके बारे में युंग महोदय ने कहा था कि व्यक्तित्व तीन तरह का होता है, कोई अंतर्मुखी, तो कोई बहिर्मुखी, तो कोई उभयमुखी। अंतर्मुखी जो खुद में खोया हो, अपने जीवन के निर्माण के बारे में सोच रहा होता है और अकेले रहना पसंद करता है। बहिर्मुखी जो सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना पसंद है, समाज सेवा करना ठीक लगता है, पर हो सकता है लोभ भी उसमें शामिल हो। आइए दोस्त, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था पर कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, कौन सी अवस्था है? अधिगम एवं वृद्धि की। हमने पूरी बात कह ली थी, चाहे वो व्यक्तित्व की बात करें युंग महोदय के अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी की, चाहे दोस्तों मैं स्प्रेंजर की बात कर लूं। स्प्रेंजर भी एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने दोस्तों व्यक्तित्व को मूल्यों के बेस पे बांटा। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व इंसान के व्यवहार से निर्धारित होता है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे जितने लोगों ने ए लगा रखा है उनकी कुछ उम्मीदें हैं, और जिन्होंने ए नहीं कहा है उम्मीदों पर थोड़ा सा समस्या है। पर देखना यही होगा दोस्तों कि आप क्या सही करते हो इसमें से, ठीक है? चलिए, तो सही उत्तर आप लोग करके मेरे को बताइए, आप सब लोग क्या आप लोग कर रहे हो सही जवाब? राइट आंसर दोस्तों आपका यहां पे बनेगा अधिगम एवं वृद्धि। अधिगम का मतलब आपके जीवन का ग्रोथ लेवल, और वृद्धि का मतलब विकास। विकास में आपका शरीर आ गया। शरीर एक ढांचा है जो आपके शरीर को वेशभूषा आकार प्रदर्शित करता है, और अधिगम वो है जो पूरे जीवन भर आप सीखते हो, और यही दोनों मिलकर आपके व्यक्तित्व को बनाते हैं। व्यक्तिगत वृत्ति क्या होता है? बी वाला ऑप्शन क्यों गलत है बेटा? ये आदत है। वृत्त मतलब आपकी आदत। कहते हैं यार इसकी आदत बड़ी अच्छी है, ये बड़ा मददफुल इंसान है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये तो आपका 52 का ऑप्शन नंबर है, तो सही हो ही गया। ये रहा। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं 53 पर। विकास में वृद्धि से क्या क्या तात्पर्य है? जो विकास होता है, जो ग्रोथ लेवल होता है, इस विकास में वृद्धि का क्या मतलब होता है? आपके ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि। अब ये तो सबको पता है कि भगवान ने अगर शरीर प्रदान किया है, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर अगर प्रोवाइड किया है, वो तो विकास है। लेकिन इन अंगों से हम अपने विचार को निर्मित करेंगे, अपनी समझ को बेहतर करेंगे। संवेग अलग चीज होता है, वजन का, इन चीजों का हमारे विकास से कोई मतलब नहीं है। हमारे आकार, सोच, समझ, स्किल,
इन चीजों में जो ग्रोथ होता है, जो हम उन अंगों की सहायता से करते हैं, वही दोस्तों इसका सही जवाब होता है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? सब लोग जानते हैं, किशोरावस्था। किशोरावस्था शब्द किसने दिया? जीएस हॉल ने। किशोरावस्था जीवन का सबसे खतरनाक काल है, किसने कहा? हरलॉक ने कहा। शैशवावस्था में 3 प्रश्न याद रखना। सीखने का अनोखा काल किसने कहा शैशवा को? वैलेंटाइन ने कहा। शैशवावस्था क्या है? नार्सिसिज्म का भाव, यानी बच्चे का अपने आप से प्रेम करना, यह नार्सिसिज्म है। तीसरी बात, शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तेज, ये 3 बात याद रखना। बाल्यावस्था में 3 बातें, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था है, गंदी अवस्था है, डर्टी एज है, स्फूर्ति की अवस्था है, ये बाल्या में याद रखना। तो कौन से स्टेज से क्या प्रश्न बन सकता है, वो सारी बातें मैं आप तक रखूंगा। सो डोंट वरी, बस आप बने रहें, समझते चलें, जो समझना आए कमेंट बॉक्स में लिखते चलें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। दोस्तों, बालक का विकास किस चीज का परिणाम होता है? फटाफट आप लोग कमेंट करके हमको बतलाएंगे। हाँ जी, चलिए भाई फटाफट बताइए, बालक का विकास, अच्छा बालक किस चीज से बना है बताइए आप लोग। बालक तो एक तो माँ बाप के जो गुण हैं वो तो होगा ही, और वो कैसा प्राणी बनेगा ये उस बच्चे का वातावरण डिसाइड करेगा। इसका मतलब वंशानुक्रम व वातावरण का सहयोग ही बालक का विकास निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए। अच्छा यहां दोस्तों मेरे को एक बात और समझाना है आपको। कई बार पेपर में यह दिया रहता है, क्या वंशानुक्रम और वातावरण का योग 50-50% होता है, बराबर बराबर का होता है क्या? ये आप लोग मेरे को बताओगे कमेंट में। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। वंशानुक्रम और वातावरण का योग कभी भी सापेक्ष नहीं होता, यह ऑप्शन में सीधा लिखा रहेगा। और यह ऑप्शन क्यों सही होता है? वंशानुक्रम और वातावरण का योग कभी सापेक्ष इसलिए नहीं होता, हो सकता है आपके माँ बाप बहुत तेज हैं लेकिन आपकी जो आईक्यू लेवल है उतना बेहतर आपको ना मिले। हो सकता है माँ बाप आपकी गरीब फैमिली के हों लेकिन आपकी बुद्धि और आपका वातावरण आपको बेहतर मिल जाए, आप ग्रोथ कर जाओ। तो क्या आप कभी कह सकते हो कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का सहयोग बराबर होता है? जी नहीं। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? शारीरिक दोस्तों शरीर का सीधा संबंध होता है स्नायु मंडल से। स्मृति का मतलब स्टोरेज, उसका कोई यहां मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिए। अगला, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या? ये वो प्रश्न है जो लगभग हर स्टूडेंट गलत करता है। श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? अंजलि द्विवेदी, बबीता, लकी, रेनू, राजीव, राहत, किट्टू, बबीता, रेनू, अब्दुल, बताइए श्याम पट पर लिखते समय सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट क्या लगता है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षर में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना, आपको क्या लगता है? अभी जो इसका उत्तर होगा ना वो बड़ा चौंकाने वाला होगा। हाँ जी बताइए दोस्तों, इसका जो भी उत्तर होगा ना बहुत चौंकाने वाला होगा, देख लीजिएगा। मैं अभी आपको बता रहा हूं, घबराइए नहीं। देखिए अभी कैसे आप लोग इसका उत्तर गलत करोगे ये देखना। सब लोग कह रहे हैं सर लेखन में स्पष्टता। भैया वो प्राइमरी लेवल का बच्चा है। जब भी आप प्रश्नों का उत्तर करो एक बात का ध्यान रखो कि बच्चा प्राइमरी लेवल का है, और अगर वो बच्चा प्राइमरी लेवल का है तो लेखन में स्पष्टता अभी कहां से आएगी यार? उसके विचार तो स्पष्ट है नहीं, वो कोरा कागज है, उसे आप ठीक कर रहे हो, उसको निर्माण कर रहे हो, ये टीचर का कर्तव्य है। तो ये भी गलत, छोटा बड़ा अच्छा कोई मतलब नहीं। लेखन में स्पष्टता, अगर बच्चा ऐसे ऐसे अगर कहते नहीं, अगर वो ऐसे पेंसिल भी चला रहा है तो माँ बाप भी कहते हैं यार करने दो, लिख तो रहा है। आपने सुना होगा अपने घर में, देखना अगर बच्चा पेन लेकर ऐसे 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 चला रहा होता तभी करने दो, हमारा बच्चा है करने दीजिए इसको। कहने का मतलब बच्चा अगर कागज में फालतू के पेन भी अगर वो चला रहा है तो भी कहेंगे करने दो। क्यों? क्योंकि बच्चा ये जो आपको लगता है कि फालतू कर रहा है वो ऐसा नहीं कर रहा होता, वो सोच रहा होता है कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर डूइंग दैट टाइप ऑफ थिंग्स। तो दोस्तों अच्छी लिखावट, तो हमारा जो श्यामपट पर लिखते समय सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? टीचर का, कि आप अगर अच्छा लिखोगे तो बच्चा आपको अनुकरण करता है, और बच्चे के लिए टीचर ही भगवान है।
तो जाहिर बात है जो अगर टीचर गड़बड़ करेगा तो सारी बात गड़बड़ होगी। और देखिए एक तरफा सबने गलत किया था, देखा ना, एग्जैक्टली हम जानते थे। अगला क्वेश्चन, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, अब फिर वही बात आया भैया, शरीर के आकार में ग्रोथ होता है इसका मतलब वृद्धि है, यह विकास नहीं है। बहुत सीधी बात मैं कहूंगा, नैतिक विकास का तो कोई यहां मतलब है नहीं। नैतिक विकास का तो लॉरेंस कोहलबर्ग से मतलब था, इसका कोई मतलब नहीं है। संज्ञानात्मक विकास का शरीर के विकास से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि संज्ञानात्मक जीन पियाजे का है। संवेग, हंसना, रोना, चिल्लाना, मुस्कुराना, ये भी नहीं है। फिर क्या है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास। जाहिर बात है बच्चा शुरुआत से ही थोड़ी बड़ा हो जाता है। आपको मैं कल भी बताया था और आज भी बताऊंगा, बच्चा जो उसका विकास होगा वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। और लोग गलत करके आ जाएंगे, कहेंगे बच्चे का विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। प्रभु, जब बच्चे ने जन्म लिया हर बच्चा सामान्य होता है, लेकिन उसके कर्तव्य, उसके मूल्य, उसका वातावरण ही उसको विशिष्ट बनाता है। मतलब सीधी सी बात है, विकास बहुआयामी होगा, विकास सरल रेखा में कभी नहीं होगा, और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दिया जाए। शारीरिक और गत्यात्मक विकास। समझ आ रहा है सबको? नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट में लिख दो, समझ आए तो यस, ना आए तो नो। और पहली बार अगर कोई स्टूडेंट आ रहे हैं हमारे तो जरूर रिव्यू करके बताइएगा, सर ये बात समझ में नहीं आई, ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। आप अपनी बात को रखें, क्योंकि ओनली यही चैनल है जहां पे आपको ना कोई ऐड, ना कोई प्रचार, ना कोई फालतू की बातें, सिर्फ टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कुछ लोग हमें सलाह भी देते हैं, कहते हैं सर आप क्लास शुरू करवाते हो, हालचाल नहीं पूछते हो। मैंने कहा भाई हालचाल हमारे बच्चों का वैसे ही ईश्वर का आशीर्वाद है, वो ठीक ही होंगे और ठीक रहेंगे। हम लास्ट में सबको आशीर्वाद देकर जाते हैं। 5 मिनट इसी में बर्बाद कर दें भाई, ये वो ये क्या मतलब। वापस आते हैं प्रश्न पर। 59, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? अरे भैया कल ही मैंने कहा था कि संवेदी क्रियात्मक अवस्था में 3 पॉइंट याद रखना। वो 3 पॉइंट याद, देखिए हर स्टेज में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये आपको पता रहे। संवेदी क्रियात्मक अवस्था में 3 बातें। पहला, इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों की सहायता सीखता है। दूसरा, माँ बाप की आवाज में अंतर करना सीख जाएगा। तीसरा, वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। कौन सी अवस्था? संवेदी पेशी। बार बार यही प्रश्न पूछा गया है कि जीन पियाजे की वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे के अंदर वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। तो दोस्तों वो है कौन सा? संवेदी पेशी। अब सर आपके दिमाग में यह आ रहा होगा, सर ये वस्तु अस्थायित्व क्या है? रुकिए ना, मैं सब बातें करूंगा। वस्तु अस्थायित्व क्या है मैं कर रहा हूं ना बात, क्यों परेशान हो? वस्तु अस्थायित्व का मतलब होता है कि अगर 0 से 2 साल की उम्र तक होता ही है, तो अगर एक साल का बच्चा मम्मी को मम्मी कहना सीखा, या अगर पापा को पापा बोलना सीख गया है, तो 2 साल के बाद वो पलटकर पापा को मम्मी नहीं कह देगा, या मम्मी को पापा थोड़ी बोल देगा। बच्चे के अंदर वस्तु अस्थायित्व का गुण डेवलप हो गया है। बाकी ये आप लोग जानते हो, ये आपका पूर्व संक्रियात्मक है, ये मूर्त संक्रियात्मक है, या अमूर्त संक्रियात्मक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। ये तो भैया पक्षपात वाला क्वेश्चन है, जेंडर वाला है ना। राजकुमार रेणु, बीना, बबीता रेणु, ओम पाठक। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे, देर मत करिए, फटाफट बताइए जल्दी से। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, किसी एक व्यक्ति को बुद्धिमान मत बनाओ। लड़कियां, जी नहीं। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता, यह सामान्यतः लड़के लड़कियों पे अधिक बुद्धिमान। गलत बात। दोस्तों आपकी बुद्धि का, आपकी अमीरी गरीबी, लड़का लड़की होने से, कैसी बातें कर रहे हो? क्या लड़का है इसलिए तेज होगा, या लड़की है इसलिए तेज होगा? जी नहीं। इसीलिए तो सीटेट में नेशनल कैरिकुलम फ्रेम आपका एनसीएफ कहता है कि अगर आपको इस पक्षपात को दूर करवाना है तो लड़के से खाना बनवाइए और लड़की से सब्जी मंगवाइए। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीटेट का एनसीएफ कहता है। खैर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? कितने लोगों को इसका उत्तर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 61। ये पीडीएफ में भी कटआउट हो जाता है। तो परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? 61 का फटाफट उत्तर करिए। पूनम सिंह स्वागत है आपका। खैर समझना है, देखिए आप नए स्टूडेंट हो या पुराने, डजंट मैटर, फर्क ये पड़ता है आपको बातें समझ में आनी चाहिए। ना आए तो पूरे कमेंट बॉक्स में लिख दो, 1 बार 2 बार 3 बार
कमेंट पिकअप ना हुआ तो चले जाओ, बिकॉज जहां पे आपके कमेंट की वैल्यू नहीं वहां पे रुकने का या पढ़ने का कोई मतलब नहीं। तो कमेंट करके जरूर पूछिए जो बात समझ ना आए। लाइक करो ना करो, शेयर करो ना करो, कोई दिक्कत ना आए, लेकिन समझ ना आए तो अपने मतलब का काम जरूर करो, जरूर पूछो, रिप्लाई आपको इंस्टेंट दिया जाएगा। दोस्तों परामर्श का आपको उद्देश्य बताना है, फटाक से आप लोग बताइए। जैसे देखिए मैं आपको कुछ बातें आपके सामने रखता हूं, जैसे निदानात्मक और उपचारात्मक में आप लोग फंस जाते हो, इसका उत्तर करो तब तक मैं आपको यह भी समझा दूं। निदानात्मक और एक होता है उपचारात्मक। पूरी बात लिखना बड़ा मुश्किल होता है, उपचारात्मक। हाँ अब समझो निदानात्मक का क्या मतलब है। निदानात्मक का मतलब होता है टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, समस्याओं की पहचान करना, टू रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम। निदानात्मक का मतलब कमियों का पता लगाना, ना कि निदान करना। बच्चे की गलती नंबर 1, और ना केवल बच्चा गलती करता है बल्कि आप करते हो। आपको पता होता है कि निदानात्मक का मतलब होता है निदान करना, जी नहीं। निदानात्मक का मतलब कमियों का पता लगाना, और उपचारात्मक का मतलब कमियों का पता चल चुका है अब हम उपचार करेंगे। और निदानात्मक इक्वल टू परामर्श, यही मैं कहना चाहता था, फालतू बातें नहीं करने वाला था, हम यही समझाना चाहते थे कि निदानात्मक का मतलब होता है परामर्श। तो परामर्श का उद्देश्य बच्चों को समझना भी होता है, कारण का पता लगाएंगे, समायोजन भी करवाएंगे, ऑप्शन नंबर डी को लॉक भी करवाएंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यह रहा, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? बताइए सभी लोग कमेंट करके। वीना, लकी, अर्चना, राजकुमार, सुमन यादव, रेणु कुमारी, सालवी पंडित, कविता, अर्चना, सुमन। दोस्तों बच्चों में अगर नैतिकता की स्थापना मेरे को करनी है तो मैं क्या करूं? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाऊं? जी नहीं। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसा शिक्षक व्यवहार करेगा बच्चा वैसे बने। कहेंगे हमारे गुरुजी ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। इसीलिए टीचर का व्यवहार बहुत मैटर करता है कि टीचर बेहतर करेगा तो फिर सब बेहतर होगा। तीसरा, उनकी मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन मत करिए। प्रातःकालीन आप उपदेश मत दीजिए, ये सब फालतू की बातें हैं। आप खुद बेहतर बनिए, बच्चा खुद बेहतर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा आपका तो ही अनुकरण कर रहा है। दैट मीन्स यू कैन से सर, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। आगे चलें, आइए। शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में है? क्वेश्चन छोटा है पर काम का है, कर दीजिए आप लोग उत्तर इसका, लेकिन करना जो भी उत्तर सही उत्तर करना यार, अब गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। गुड्डू वर्मा, सोनी खातून, ममता, गेमर, ये भी कोई नाम है। चलिए, शिक्षा में फ्रॉबेल का क्या योगदान था? फ्रॉबेल ने दोस्तों कभी नहीं कहा कि आप स्कूल का खोज आप नौकरी करवाने के लिए करवाइए, पब्लिक स्कूल की बात नहीं की। उन्होंने कहा शिक्षा ऐसी हो जो बच्चा खेल खेल में सीखे। देखिए बच्चा वैसा भी, देखो कोई भी आपका स्टेज हो, अभी आप भी बालक के ही समान मानकर चलो, और बालक बनकर हर वक्त तो अगर जियोगे तो मुझे लगता है कि जिंदगी में खुशियां अपार होगी। अदरवाइज तो भाई दुख तो इतने हैं कि वो कम हो नहीं सकता। दुख के साथ जो जीना सीख गया वही सुख है, यानी दुख उल्टा इक्वल टू सुख और सुख इक्वल टू दुख, ये दोनों बातें सब सामान्य है। रही बात दोस्तों किंडरगार्टन की, तो किंडरगार्टन का मतलब बाल प्रणाली, मतलब खेल खेल में शिक्षा। यही फ्रॉबेल का एक ध्येय था, उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। अगला, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किस चीज को बढ़ावा देगा? बताइए। एक जो बेहतर टीचर होता है, एक जो अच्छा टीचर होता है, वो बालक के बीच में किस चीज को बढ़ावा देगा? प्रतियोगिता की भावना को, दूसरा सहयोग की भावना को। देखिए एक बात जान लो, प्राइमरी लेवल पर हो या आपके लेवल पर, यार आप कभी नहीं चाहते हो कि आपको घर में ये कहे कोई कि देखो तुम्हारी बहन आपसे बेहतर कर रही है, तुम कुछ नहीं कर रही हो। यानी अगर प्रतियोगिता करवा दो, तुलना कर दो, तो आपको बुरा लगता है, तो बच्चे को बुरा नहीं लगेगा। प्रतिद्वंदिता वही बात है। तटस्थता का मतलब ऐसा ना भी बन जाओ कि आपको रोज धक्का मारना पड़े। वो मेरी लाइन आप याद रखना, मैं क्या कहता हूं कि वक्त किसी को लाठी लेकर नहीं मारता, समझना खुद को होता है। अगर समझ गए तो बेहतर है, ना समझे तो वक्त खुद समझा देगा। तो तटस्थ मत बनो। तटस्थ का हिंदी होता है स्थिर होना, कांस्टेंट होना। आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, लोग आगे बढ़ रहे हैं पीछे जा रहे हैं, आप तटस्थ हो। अरे भाई हाथ पांव मारो, आगे बढ़ो। सफलता नहीं मिल रही है,
रास्ता बदलो, मंजिल मत बदलो, मंजिल वही है, रास्ता बदल दो, काम करने का तरीका बदलो। हम एक ही बात कहेंगे, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, गेट पॉजिटिव। अच्छा सोचो, अच्छे लोगों के बीच में रहो, सब बेहतर होगा। सहयोग की भावना दोस्तों सबसे बेहतर होता है। या आपको भी अच्छा लगता है, घर में कोई कह दे चलो भाई खाना बनाना है, कहेंगे यार इनका थोड़ा इनके साथ सब्जी कटवा लूँ, तो बड़ा आपको अच्छा लग गया यार, चलो कोई मदद तो करने आया। अकेले करना पड़ता तो आपको भी बुरा लगता है। वही बात बच्चे के साथ में है, बच्चे को अकेले काम करना अच्छा नहीं लगता, बच्चे को समूह में काम दो, चलो 4 लोग बैठ कर अपना पढ़ो, आपस में प्रश्न पूछ पूछ कर पढ़ाई करो, तो वो दोस्तों उनको अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब आप भी बालक ही हो, ऐसा नहीं है, बालक तो आप भी हो, हम भी हैं और सब हैं। इसलिए कहते हैं कि पूरी जिंदगी स्टूडेंट बनकर रहो, टीचर बन गए तो भी स्टूडेंट रहो, क्योंकि सीखना पूरे जीवन होता है। अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 65। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य उसके जीवन का क्या है? नौकरी करना? जी नहीं। सबका विकास करना? ये तो ठीक है। पढ़ना और लिखना सीखना? ये तो ठीक है, पर सबसे बड़ी बात यह कि अगर सर्वांगीण मैं कह देता हूं तो उसमें सारी बातें आ जाएंगी। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास, सब पढ़ें सब बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है ना, जब डैश डैश वाला आता है तो बच्चे जाते हैं फंस और जाते हैं डर, क्या भरूं क्या ना भरूं। ऐसे टाइम पर आपको कुछ निंजा टेक्निक यूज करना है, मैं वो आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। वो निंजा टेक्निक कैसे फॉलो करोगे वो मैं आपको बतलाता हूं, देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों। पहला ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन ही देख लो, मैं प्रश्न भी नहीं पढ़ता हूं। खोज और पोषण, खोज में बालक है और पोषण में प्रकृति है। अभी रुके रहो, कोई इसमें बुराई नहीं है, स्थिरता जी नहीं, कांस्टेंट ना रहो। चुनौती तो ठीक है, पर सीमाएं मत लगाइए। सीमाओं का मतलब आप कहते हैं ये आपकी लक्ष्मण रेखा मत, अरे भाई एक कहावत है ना, कहते हैं पांव उतना फैलाइए जितना लंबी चादर हो। हमें इसी परंपरा को तो तोड़ना है। अरे भाई हम लंबा चादर लेकर आएंगे, पूरा पांव फैलाएंगे, परिवर्तन बदलना है ना, तो सीमाएं मत दीजिए, ये बच्चे के लिए निगेटिव हो जाएगा। वंशानुक्रम और वातावरण में, वंशानुक्रम में बच्चा आ जाएगा, माँ बाप भी आ जाएंगे, और पर्यावरण में खोज और पोषण सब आ जाएगा वातावरण में। तो भर दीजिए ऑप्शन नंबर 1 को। ये ऑप्शन से भी हल करने का तरह, यही तो मैं कहता हूं, एजुकेशन स्टडी पॉइंट को आपको यही एक खूबियत मिलेगी। 2-3 क्लास करने के बाद आप सीख जाएंगे कि कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं काम कर रहा पेपर में, कोई बात नहीं। पैडागॉजी सीखा है, नहीं काम कर रहा सर, कोई बात नहीं। कुछ भी नहीं समझ में आएगा, मैं ऑप्शन से हल करना शुरू कर दूंगा। तुक्का नहीं मारना है, तुक्का मारोगे फंस जाओगे, आपकी किस्मत ठीक नहीं होगी तो फिर वो गलत ही होगा। इसलिए कुछ ना काम करेगा दिमाग में, तो ऑप्शन से कैसे हल करना है ये भी आपको सीखना है। जो भी हमारे पेड नोट्स वाले स्टूडेंट हैं उनको जो स्पेशल वीडियो का लिंक दिया गया है, 20 वीडियो, वहां पे हमने आपको सिखाया है कि कैसे ऑप्शन से हल करना है। दिन में खाली टाइम में उसको जरूर देखो, सीखो, बेहतर पैटर्न डेवलप करो, जीत कर आओगे 100%। 66 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन, ये एक और बेहतर क्वेश्चन आ गया, ऑनलाइन ऑफलाइन पूरा मिलाकर ये अभी तक 4 बार आया हुआ है। पढ़िए क्वेश्चन, आप उत्तर करिए। आप प्रश्न भी आप करेंगे, उत्तर भी आप ही करेंगे, सब कुछ आपको ही करना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पिंकी, गुप्ता, रीमा और कितने नाम है, अन्नू सिंह, अर्चना, पुष्पा, बबीता, अब्दुल। दोस्तों देखिए, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्कूली योजना वर्ष किस वर्ष शुरू किया गया था? 2001 में तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कर दी गई थी। 2003 में तो मिड डे मील योजना को हम बदल रहे थे। मिड डे मील योजना तो 1995 में ही आ गया था। मध्याह्न जो दोपहर भोजन मिलता है प्राइमरी में, वो आया तो दोस्तों 95 में था, 97 में चेंजेस किया गया, 2003 में फिर बदलाव किए। लेकिन इसका उत्तर होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 2004 में। गलत हो जाए तो स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ ना आए तो पूछ लेना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 6 से 14। कल इसके बारे में मैंने एक बात कही थी, पता नहीं कितने लोगों ने सीरियसली इस बात को सुना था। हमने कहा कि जब भी प्रश्न में यह बात कहा जाए कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को अनिवार्य व निःशुल्क रूप से शिक्षा देने का प्रावधान कौन से आर्टिकल में कहा गया है, तो आप कहोगे सर जी आर्टिकल नंबर 21A में। दूसरा पॉइंट, ये कौन सा अधिकार अधिनियम था? 2009। पर शुरू कब किया गया? 2001 में, सर्व शिक्षा अभियान के कारण, मतलब उसके द्वारा इसको दोस्तों जोड़ा गया। अर्चना कुमारी फिर से क्या बताना है? वो शब्द पूछो, वो टॉपिक पूछो बेटा।
वैसे भी आप 50 जगह भटकते हो तो आपका दिमाग वैसे ही डाइवर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए, देखिए। सॉरी। स्तरीय का मतलब होता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षक। शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष में निकाला गया? दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मतलब एनसीटीई द्वारा कब ये गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम की बात की गई थी? एनसीटीई। फटाफट आप लोग कमेंट करके इसका जवाब देंगे। दोस्तों, राइट आंसर होगा 1998, 1998। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? कह रहे हैं कि शिक्षण की प्रभावशीलता पे कौन सी बात ज्यादा बेहतर होगी? ये यार बड़ा बेहतर प्रश्न है, जरा देखकर, जरा समझकर, जरा सोच समझ के आगे बढ़ना। विद्यालय की संरचना। अरे भाई, मैं यही बात तो यहां भी बोलता हूं, यही बात तो वहां भी बोलता हूं, और हर बार एक ही बात कहता हूं, प्रभु जिसको पढ़ना है वो जमीन पर भी बैठकर पढ़ लेगा। हम लोगों के टाइम में तो, हम जिस विद्यालय में पढ़े हैं क्लास 8 तक, उसमें तो वहां तो टूटी फूटी, क्या कहते हैं, छान जिसको आप लोग कहते हैं, मड़ही के नीचे, हाँ क्या कहते हैं वो, छप्पड़ के नीचे, और वो कहा जाए टाट पट्टी पर बैठकर। पर वही है, लेकिन टीचर बेहतर थे, एवरग्रीन शिक्षा मिलती थी। तो विद्यालय की संरचना बच्चे के ऊपर प्रभाव नहीं डालता, लेकिन आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, मेरे को वही विद्यालय चाहिए जो 3 तल्ले का हो, फर्स्ट क्लास गेट लगा हो। शिक्षक की लिखावट जी नहीं, शिक्षक की योग्यता। योग्यता बहुत मैटर नहीं करता, डिपेंड ये करता है कि आप बच्चे के दिमाग को रीड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए आप सबके सीटेट का एग्जाम क्यों कराते हैं, कि बच्चे के दिमाग की साइकोलॉजी को पढ़ सको, क्योंकि हर एक क्लास समावेशी है। हर एक क्लास में तरह तरह के बच्चे हैं, कोई प्रतिभाशाली, कोई मंदबुद्धि, कोई अपंग बालक। ये कहना थोड़ा बुरा है, पर होते इस तरह के सारे बच्चे हैं। तो इन सारे बच्चों को अगर आपके अंदर साइकोलॉजी की समझ नहीं है, तो वो विविध जो मल्टी टैलेंटेड तरीके से पढ़ाने का तरीका है, वो कहां से आपके अंदर आएगा? कि वो तौर तरीका अपनाएंगे जिससे एक ही बार में सबको समझ में आ जाए, क्योंकि व्यक्तिगत लेवल पर सबको तो आप देख नहीं सकते। चलिए आगे आपको लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये दोस्तों आवश्यक सूचना उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी जिंदगी दांव पर लगी हो कि भाई हर हाल में सीटेट पास करना है। नहीं निकल रहा है सीटेट, कोई बात नहीं है, और याद रहे केवल उन बच्चों के लिए जो बहुत प्रयास कर लिए, नहीं निकल रहा सीटेट, तो आप ये नोट्स जरूर पढ़ें। इस नोट्स से पैडागॉजी का पैटर्न सीखो, क्योंकि 90 में 80 अनिवार्य है। अगर आपने पैडागॉजी वाले क्वेश्चन में 90 में 80 कर लिया तो फिर आप फेल नहीं होंगे। कंटेंट में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन पे टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, कहां पे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, इस 150 पेज में पर्याप्त है। इतना बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा फालतू चीजें ना पढ़ें। कैसे परचेज करना है, नंबर आपकी स्क्रीन पर, आपको यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ नंबर क्या है। 9653050981। आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके आप अपने कंटेंट को परचेज कर सकते हो। आर्थिक रूप से अगर कोई बच्चा, जेन्युइन रूप से अगर कोई गरीब बच्चा है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम उसको है, तो 700 की जगह उसे 499 में उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन हाँ भाई, बच्चा जेन्युइन हो, सच में पढ़ना चाहता हो, सच में सीखना चाहते हो, तभी उसको डिस्काउंट होगा, अदरवाइज। आगे बढ़ते हैं। तो नंबर यहां पर भी आपको नीचे दिया गया है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, ये रहा। और याद रहे दोस्तों, ये कोई प्रचार नहीं है। प्रचार का मतलब हर किसी के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको परचेज करोगे तभी पास करोगे, ये कोई जरूरी नहीं है। हम बार बार कहते हैं इस बात को लेकर, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे परचेज करें। लेकिन हाँ, कई प्रयास अगर कर लिया है तो जरूर आप इसको ट्राई करें। मैं वादा नहीं करूंगा, क्योंकि वादा तो टूटने के लिए होता है। हम गारंटी देते हैं 100% आप पास करोगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपका वेट कर रहा है। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करता है। कह रहे एक टीचर जब क्लास में पढ़ाने आता है, श्यामपट्ट का, दृश्य श्रव्य सामग्री का, उन सारी चीजों का दोस्तों इस्तेमाल करता है, तो वो क्यों करता है? आइए क्वेश्चन नंबर 71 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। यार देखो, ये गलती आप लोग करते हो भाई, आपको नंबर मिलता नहीं कि आप तुरंत कॉल कर देते हो। प्लीज इस बात को समझिए, सर जी कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, क्लास खत्म होगा, इत्मीनान से कॉल कर लीजिएगा बच्चा।
पढ़ लीजिए, अभी पढ़ाई का वक्त है, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कॉल करना, व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, लेकिन तुरंत कॉल ना किया करो भाई। चलिए, शिक्षक निम्नलिखित में से पठन पाठन के लिए किस चीज के लिए, मतलब वो अपने पठन पाठन में विविध तरह के शिक्षण सामग्री का प्रयोग क्यों करता है? छात्रों को प्रभावित करने के लिए कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं? जी नहीं। और आजकल यूट्यूब पर हो रहा है, यहां देखोगे तो यहां चलता रहेगा, यहां देखोगे यहां चलता रहेगा, यहां पे फ्लैश करता रहेगा, यहां पूरे बच्चे के ध्यान को भटका देते हैं, चारों तरफ फ्लैश हो रहा है। हमारी टीम ने भी कहा, सर आप भी ऐसा करिए। हमने कहा जी नहीं, वो जो मेरा इंटेंशन है पढ़ाने का वो खराब हो जाएगा। चारों तरफ अगर मैं बैच 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 लटकाते चलूंगा तो ये बहुत गंदी बात, बच्चे का ध्यान भटकेगा। भाई जिसको पढ़ना होगा, जिसको आगे बढ़ना होगा, खुद ही कॉल कर लेगा। लेकिन ये चारों तरफ फ्लैश करवा के बार बार कोर्स कोर्स कोर्स, भाई कोर्स से कोई पास नहीं होता है जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे। तो छात्रों को प्रभावित करने के लिए बिल्कुल नहीं। हाँ, एक काम हो सकता है, क्या? रोचक बनाने के लिए। देखिए, रोचक बनाने के लिए आप कुछ भी करिए। क्लास को इंटरेस्टेबल बनाने के लिए अगर बच्चे का ध्यान नहीं लग रहा है, बच्चे की रुचि नहीं आ रही है, तो फिर आप तरीका बदलो, पढ़ाने का तरीका बदलो, थोड़ी सी कहानी उसमें इन्वॉल्व करो, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करो। आपके लिए नहीं, क्योंकि आपको तो पढ़ना ही है। मैं बात कर रहा हूं प्राइमरी लेवल के बच्चे के लिए, क्योंकि आपके लिए जॉब इंपॉर्टेंट नहीं, तो अपने लिए रखो इस बात को, जी नहीं। और बाकी एकाग्रचित जबरदस्ती आप किसी को पढ़ा नहीं सकते। और हाँ, उनके अंदर का ज्ञान रखने के लिए कैसी बातें करते हो भाई, जी नहीं। गजब के ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो टीचर को क्या करना चाहिए? चलो भाई, मान लो आप टीचर हो, आप क्या करोगे? कौन है भाई, क्या लिख रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो आपको क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए? जी नहीं, आपका कर्तव्य आप जाकर खुद मिलो। कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है? हाँ जी, बी वाले में है। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है ना? ऑप्शन नंबर बी। ये बात आपको बच्चे के भी साथ करना है। बच्चे को मजा नहीं आ रहा, बच्चे से आप खुद बात करो। क्वेश्चन नंबर 73 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट करना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये फंसोगे, ये मैं पक्का जानता हूं, सोच समझ के उत्तर करना, जल्दबाजी में अपने उत्तर को गलत मत करना। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना किस रूप में जाना जाता है? कितने लोगों को यह प्रश्न आ रहा है? बताइए, सब लोग बताएंगे। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में जाना चाहिए। देखिए, पढ़ाई को बंटित रूप में तो दोस्तों कभी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अंतरालित रूप में, अंतराल का मतलब ये होता है पठन सामग्री को अंतरालित रूप में लेकर जाओ। अंतरालित का मतलब यार क्रमवार, ऐसा नहीं है यार। आप पढ़ाने आए हो तो श्यामपट तो होने चाहिए, और श्यामपट के साथ में किताब तो आपको एक चाहिए चाहिए, बिना किताब के क्या पढ़ाओगे? तो गैप नहीं डाल सकते। सामूहिक करके, चलो ठीक है, सही है, कोई बात नहीं है, समूह में हम पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सबको एक साथ लेकर चलेंगे। अगला प्रश्न, पाठचर्या के निर्माण के कार्य को माना जाना चाहिए कैसा काम? बताइए, पाठचर्या के निर्माण का काम दोस्तों कैसा माना जाना चाहिए? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे फटाफट से। दोस्तों, पहले तो कुछ बच्चों को आज तक ये नहीं पता है कि पाठचर्या का मतलब क्या होता है। पाठचर्या का मतलब होता है पाठ्य प्लस चर्या। पाठ्य का मतलब होता है पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम में आता है आपकी किताबें, आपका टीचर, वो दोनों आएगा। और चर्या का मतलब होता है दोस्तों सीखने वाला, चरने वाला। तो ऐसी किताबें व अध्यापक जिसका अध्ययन हमारे विद्यार्थी करते हैं वो पाठचर्या होता है। नेमी कार्य ये फिक्स होता है। विशेषज्ञता, जी नहीं, ये अत्यधिक विशेषज्ञता, बिल्कुल सही है। पाठचर्या का निर्माण करते समय आपको ध्यान देना पड़ता है कि हर एक क्लास समावेशी होता है,
समावेशी का मतलब हर क्लास में प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि, अपंग बालक सब हैं। तो किताबें कैसे बनाएं कि सबको समझ में आए? तो एक दोस्तों अत्यधिक विशेषज्ञतापूर्ण कार्य है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट में आप लोग यस लिख दीजिएगा, ना आए तो नो लिखिएगा। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर ही आपको मिल जाए। और बाकी बातें क्या, अब आगे बढ़ना है, अगला क्वेश्चन देखना है। विद्यार्थियों की प्रशंसा करनी चाहिए? मैं तो कहता हूं प्रशंसा करो ही ना, प्रशंसा करने से बात बिगड़ जाती है। बताइए भाई, विद्यार्थी की प्रशंसा आप क्या कैसे करेंगे? एकांत में एकांत में मत करिए, अलग से मत करिए, व्यक्तिगत रूप से तो कभी मत करिए। वो कहावत है, संस्कृत में एक श्लोक है जो मेरे को याद नहीं आ रहा। वैसे तो मेरे को संस्कृत के बहुत सारे श्लोक, आप लोगों के लिए तो श्लोक याद रहता है, लेकिन वो श्लोक नहीं याद आ रहा कि बालक की प्रशंसा बालक के सामने मत करो, लोगों के बीच करो। जब लोगों के बीच बच्चा सुनता है कि हमारे माँ बाप हमारी या हमारे टीचर हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, भले फिर वो गंदा होगा, लेकिन फिर वो आपकी इज्जत के लड़ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने बच्चे को इतना भी डिमोटिवेट मत कर दो कि उसको ये लगने लग जाए कि यार ये तो मुझे गलत समझते ही हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा, गलत तो वैसे भी मैं हूं। प्रशंसा मत करो, पर लोगों के बीच में उसकी इमेज को बेहतर करो। डैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। इससे क्या होगा, उसके अंदर एक सकारात्मक बात जाएगी। रेणु, कविता, आफरीन खातून और राजकुमार, कुमार कौशिक, बीना, प्रशांत, ममता, प्रताप, राजकुमार, वेल डन। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? चलो भाई बताइए आप लोग, कह रहे हैं वो कौन सा एक ऐसा खांचा है या हाशिया है या रेंज है जो ये बताता है कि किसी बच्चे के अंदर कितना गुण है, कैसी योग्यता है, जिसके आधार पर हम ये जज करते हैं कि बड़ा अच्छा है या बड़ा बुरा है, इसके अंदर टैलेंट है या नहीं है। हम किस चीज से इस बात को आंकते हैं? ग्रेड, अंक, ग्रेड या अंक दोनों, या इनमें पे दोस्तों कोई नहीं? बताइए सारे लोग कमेंट करके। दोस्तों देखिए, ऐसा है, आपकी जो पद्धति है उस पद्धति में अंक को निगेटिव माना गया है। ग्रेड दे दीजिए। ग्रेड में क्या होता है ना, उतना निगेटिव फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे जो लोग 90 से 95 के बीच में हैं उन्हें ग्रेड ए दे दो। इससे क्या होगा कि जो 91 पाया रहेगा पता नहीं चलता, 92 वाले को ही पता नहीं चल रहा, चलो सब ए ग्रेड के हैं। ये क्या किया गया कि बच्चे के अंदर वो जो कुंठा का भावना है, फ्रस्ट्रेशन है, वो ना आए। तो ग्रेड सही है यहाँ पे। हालांकि है तो दोनों निगेटिव, लेकिन चूंकि सीटेड है चुनना तो पड़ेगा ही, कोई एक चुनना है, ऑप्शन नंबर 1 को चुनेंगे और स्क्रीनशॉट भी आप लेंगे, इसलिए कि पेपर में फंस जाएगा। कुमकुम राजपूत, प्रताप राजकुमार, प्रशांत अस्थाना और वीना अर्चना अज्जू वीना देवी, वेल डन। अगला क्वेश्चन, अनुसंधान से यह पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का कितना हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। कह रहे हैं कि रिसर्च से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का कितना हिस्सा दृश्य और, कह रहे हैं कि पढ़ाई का कितना हिस्सा ऐसा है जो हम सुनकर और देखकर इन माध्यमों से अर्जित करते हैं। तो जब आप बताएंगे आप लोग पढ़ाई का वो कितना भाग हम लोग सुनकर और देखकर ग्रहण करते हैं, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? जल्दी से कमेंट करके सारे लोग बताएंगे। दोस्तों देखिए, ऐसा है कि अगर आंखें नहीं होंगी तो भी प्रॉब्लम है, सुनेंगे नहीं, कान नहीं होंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो कह सकते हो जीवन का 100% निर्भर है। तो कौन सा ऑप्शन उसके, कहते नहीं कि बीच का रास्ता, 85%, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है जो सुन नहीं सकते वो पढ़ नहीं सकते। अब जो लोग ब्लाइंड पीपुल हैं उनके लिए तो ब्रेल लिपि है कि नहीं है? अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई के वातावरण को स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या करता है? यहां पे लोग फंसेंगे। एक शब्द आ गया निश्चयात्मक अनुशासन।
करें क्लास में एक सकारात्मक पढ़ाई को अगर मेरे को डेवलप करना है, जैसे मैं अपनी क्लास में रखता हूं, न बात करूंगा न बात करने दूंगा। करिए बात, क्लास की शुरुआत से पहले कर लीजिए, जितना प्रपंच करना है करिए, लास्ट में क्लास खत्म होता है खूब करिए, लेकिन पढ़ाई के दौरान केवल पढ़िए। एक ही घंटे तो कराते हैं, अब लोगों की तरह तो नहीं है कि 30 क्वेश्चन लाएं और इतना बातचीत करें कि 30 क्वेश्चन को 3 घंटे में बदल दें और उसमें इतना फ्लैश ऊपर नीचे बैच करवाएं कि बच्चा विवश हो जाए। तो वो तो अब बच्चे की समझ पे है कि उसे राइट क्या चुनना है, उसको रॉन्ग क्या लगता है, अब वही सोच सकता है। तो क्लास वर्क के यानी कह रहे क्लास में जो माहौल अगर सकारात्मक, तो मुझे निश्चयात्मक अनुशासन अगर मैं दूंगा तो इससे क्या होगा, शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। ये मैं नहीं, ये एनसीएफ कहता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेल डन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा 79। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उन्हें अन्य कार्य को करने के लिए विवश कर देते हैं, उनकी क्षमता क्या होगी? ये तो आप लोग कर लोगे ना, ये तो तुरंत ही कर देंगे। आज का सबसे आसान प्रश्न मुझे लग रहा है यही है ना भाई? चलिए, पर वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, सारे लोग शेयर कर दो भाई। और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना, क्योंकि इतनी, मैं देखिए अपने मुंह से तारीफ वाली बात नहीं होती, लेकिन जो मैंने देखा है, एक पेड क्लास मैंने देखा कि उसका प्राइस है 1500 से 2500 रुपए, और पेड क्लास में क्लास करवाते हैं हर सब्जेक्ट की क्लास कराएंगे 1.5 घंटे की, लगभग 1 से 1.5 घंटे, और 1.5 घंटे में लाते हैं 30 प्रश्न, और 30 प्रश्न का जो 1.5 घंटा होता है, 1.5 घंटे में 40 मिनट पूरी बातचीत होती है। पढ़ाते कितनी मिनट है? 40 मिनट। टाइम कितना बर्बाद हुआ? पूरा। तो यहां पे आपको पेड से बेहतर महसूस होगा। क्लासेस की हम 1 रुपए भी फीस नहीं यहां पर लेते, यहां तक कि सबके डाउट को पिकअप किया जाता है। या फिर आप चेक करें, जो समझना है तुरंत आप चेक करो, किसका कमेंट नहीं लिया जाएगा, आप पूछिए। तो दोस्तों अगर टीचर अगर हावी हो गया, टीचर के ऊपर अगर कोई मतलब प्राधिकारी हावी होगा, तो उसके काम करने की जो क्षमता है दोस्तों वो घट जाएगी। लाडो यादव, आकाश सिंह, कविता कुमारी, बबीता, ज्योति विश्वकर्मा, रेणु, अमित, वंदना, अब्दुल, ज्योति विश्वकर्मा, राजीव कुमार और वीना देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? भैया देखो हिस्सा है, अब मैं आपको एक एक ऑप्शन को डिकोड कर दूंगा जिससे दोबारा आपको दिक्कत ना हो। रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, मतलब अगर कमी बच्चा करेगा अभी सुधार हो सकता है। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मान लो टेस्ट है, क्लास है, मैं आपका टेस्ट लूं, अभी गलत हो रहा है, कोई बात नहीं है, सुधार हो जाएगा, ये रचनात्मक मूल्यांकन है। और जो दोस्तों योगात्मक मूल्यांकन होता है, यहां लिखा नहीं पर बता देता हूं, जो योगात्मक मूल्यांकन होता है दोस्तों, ये फाइनल मूल्यांकन है, यानी सीटेट का पेपर आप जिस दिन देने गए वो फाइनल, उसी को योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, मतलब सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। और जो दोस्तों निदानात्मक मूल्यांकन होता है, उसमें निदान नहीं होता, उसमें कमियों का पता लगाते हैं, देन उपचारात्मक मूल्यांकन के द्वारा उपचार करते हैं। पर यहां पे सही उत्तर क्या होगा? सतत मूल्यांकन। क्योंकि सतत मूल्यांकन में ये सारे मैंने ये कभी नहीं कहा कि कोई ऑप्शन इसमें गलत है, ऑप्शन बी वाला इसलिए सही है क्योंकि उस एक ऑप्शन में सारी बातें आ रही हैं। सतत मूल्यांकन में सब आ जाएगा, परीक्षा संबंधित उसके भय को, उसके डर को समाप्त करने के लिए चीजें दोस्तों की जाती हैं। तो रश्मि कुमारी, प्रशांत अस्थाना, त्यागी, वीना, ज्योति और हमारे बहुत सारे प्यारे भाई बहन, 150 की संख्या में आप सब लोग, और वीडियो को आप में से आधे लोगों ने भी लाइक नहीं किया है। क्या बार बार कहने से आप लोग इन चीजों को, मतलब एक तो सोचिए आपके खिलाफ जो चीजें होती हैं वो भी आप कर जाते हो। अगर क्लास में लाइक के लिए कहा जाए तो इसका मतलब यह है कि टाइम वेस्ट। सो आते ही प्लीज आप लोग लाइक कर लिया करिए। पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वो क्या करता हो? अच्छा, शिक्षक को भी सम्मान मिलना चाहिए मतलब क्या है? शिक्षक का सम्मान होना ही होना है, पर मिलना चाहिए का क्या मतलब है? ऑप्शन आपके सामने है, दिखा रहा है भाई, बताइए आप लोग। 81 के लिए सभी लोग कमेंट करके बताएंगे हमें, है ना?
हाँ जी सर जी, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे फटाफट से। दोस्तों, एक शिक्षक का समाज में सम्मान तभी होता है जब वो आदर्श जीवन जीता हो, जब निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, ईमानदारी के साथ करे, और पढ़ाने का तरीका बेहतर होना चाहिए। ये नहीं कि आए हैं भैया क्लास में और क्लास में किताब लेकर क्या करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। एक टाइम था जब मैं अभी डीएलएड का किया था, तो हमारे एक सर जी थे। मैं आप लोगों को छोटी सी कहानी जल्दी से सुनाता हूँ। मैं उनको सर जी भी नहीं कहना चाहता हूँ, बिकॉज वो सर के काबिल नहीं थे। तो वो आते, वो क्या करते कि किताब लेकर आते और उसी में वो आंख देखकर उसी को पढ़ते, और उनका ये कहना था कि मैं जो किताब में पढ़ रहा हूँ अच्छा सा, वो आप लोग सुनो। भाई साहब, अगर आप किताब पढ़कर अगर कथा सुना रहे हो तो फिर टीचर किस चीज की? आपको अगर पढ़ाने के लिए किताब की जरूरत पड़ जा रही है तो टीचर किस चीज की? एक बेहतर टीचर वो है जो पढ़कर आएगा, नॉलेज को इकट्ठा करके आएगा, रिसर्च करके आएगा, तो क्लास में पढ़ाएगा। और हमारा उनके साथ वहां पर विवाद हो गया था, और बाद में उनको स्कूल ने निकाला भी, क्योंकि मैं अपने स्टैंड पर था कि भाई मैं नहीं करूंगा, मैं आपकी बातों से एग्री नहीं करता, मैं वो चीज नहीं करूंगा तो मैं नहीं करूंगा। और मेरी वो लड़ाई उस वक्त उनसे हो गई थी, पर बातें बहुत पुरानी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? इनमें से आप किसको अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानते हो? समस्याओं का हल करना, या फिर दोस्तों विशिष्ट हुनर का विकास करना, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास करना, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? आपको क्या लगता है, बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए। सालवी पंडित, चलिए, आप अधिगम का तरीका सबसे उचित परिभाषा किस ऑप्शन को मानोगे? आचरण, समस्याएं, विशिष्ट हुनर, या इनमें से कोई नहीं? आपको क्या लगता है? क्वेश्चन नंबर 82 आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों देखिए, ऐसा है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अधिगम की परिभाषा समस्या हल करना नहीं होता, अधिगम तो सीखना होता है। विशिष्ट हुनर का विकास, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये कोई अधिगम की परिभाषा नहीं है। तो यहां पे दोस्तों सारे गलत हैं, आप नन ऑफ दीज को मार दीजिए। अगला, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर, हुनर मतलब स्किल, बताइए कैसे सीख सकता है? अब देखिए, किसी के अंदर बोलने की बेहतर स्किल है, किसी के अंदर कोई काम करने की बेहतर स्किल है, किसी के अंदर कोई सृजनात्मक क्रियाकलाप में वो बहुत बेहतर है। तो सबके अंदर कोई ना कोई स्किल है, लेकिन कौन सबसे बेहतर है और कैसे आप बेहतर सीख सकते हो, बताइए कौन सा आपको ऑप्शन बिल्कुल बेहतर लग रहा है? ज्योति कुमारी, राहत आफजा, विनी, और एक सेकेंड, वर्षा उपाध्याय, मुकेश कुमार, शुभम दुबे, रेणु कुमारी, आकाश सिंह, कनक कुशवाहा। दोस्तों देखिए, जिस ऑप्शन में आप, जब तक आप खुद नहीं इन्वॉल्व होंगे, पेपर में देखना कि किस ऑप्शन में बच्चे को इन्वॉल्व करवा रहे हैं। बाकी बातों में बुराई नहीं है, लेकिन जब तक बच्चा ना इन्वॉल्व हो वो ऑप्शन बेहतर नहीं बनता। अगला क्वेश्चन, वर्णमाला की पहचान दोस्तों कौन सी उम्र में शुरू हो जाती है? कौन सी उम्र में बच्चा अक्षरों को पहचानता है? मैंने आपको उस दिन भी बताया था, अक्षर की पहचान जो बालक है वो 4 वर्ष में करता है, 3 से 4 वर्ष में वो करने लगता है। 5 वर्ष में रंगों की पहचान होती है। लेकिन चूंकि यहां पे आपको राइट उत्तर चुनना है, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, चलो आगे ले चलते हैं। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास को विकसित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए कि वो जाने किस चीज को? अज्जू, रश्मि कुमारी, आफरीन, सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भाई मैं जबरदस्ती इस बात को तैयार कर रही हूं या कर रहा हूं? ऐसा तो महसूस कोई नहीं कर रहा। भाई देखिए, समझ आना चाहिए, ना समझ आए तो बात लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में।
विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने के लिए एक अध्यापक को चाहिए कि वो क्या जाने? विद्यार्थी के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थी के शारीरिक पक्ष को, विद्यार्थी के सभी पक्ष को, विद्यार्थी के नंबर को, रिजल्ट को। निष्पादन का मतलब उसका रिजल्ट। दोस्तों उसके सभी बच्चों को जानना होगा। रिजल्ट से हम तुलना नहीं, हम किसी बच्चे को नंबर से आकलन नहीं करते। कोई 120 नंबर लाया, जरूरी नहीं कि बहुत तेज खुआ हो सकता है उसने तुक्का भी मार दिया हो। और कोई 90 नंबर लाया तो इसका मतलब बहुत बेकार है, ऐसा नहीं है। कोई 70 लाया इसका मतलब बहुत बेकार, जी नहीं। नंबर से तुलना मत करिए। हम उसके सभी पक्षों को, एक बेहतर टीचर वही है, हम उसके सभी पक्षों का आकलन करेंगे। ऑप्शन नंबर सी को दोस्तों लॉक कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। आइडेंटिकल एलिमेंट यानी समान तत्व का निम्न में से दोस्तों किससे गहन संबंध है? बताइए। सीटेट का बार बार लगातार प्यारा दुलारा और बहुत ज्यादा जबरदस्त प्रश्न आपका। देखते हैं कितने लोग करते हैं। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट निम्न में से किस बात से गहन संबंध रखता है? समान परीक्षा, सहयोगियों से ईर्ष्या करिए, जलन करिए, या अधिगम का स्थानांतरण, या समूह का निर्देशन। दोस्तों आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा एलिमेंट, तो इससे क्या होगा? जैसे हमने साइकिल से चलाने से स्कूटर सीख लिया, ये एक जैसा स्थानांतरण हो गया, मतलब अधिगम का स्थानांतरण हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लर्निंग, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। अब किसी ने दोस्तों अगर कहते हैं गणित की सहायता से अगर उसको फिजिक्स लगाना आ गया तो भैया ये द्विपार्श्विक हो गया। चलिए आगे। ये देखिए एक सस्ता प्रश्न आ गया है। स्फूर्त की अवस्था किसे कहते हैं? सारे लोग जानते हैं किशोरावस्था को। किशोरावस्था में क्या क्या प्रश्न बनेगा वो सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जीएस हॉल ने किशोरावस्था शब्द को दिया। खतरनाक काल हरलॉक ने कहा। चलो भाई बाकी बातें अब आगे। क्वेश्चन नंबर 88, ये वो प्रश्न है जो मुझे लगता है सबको आ रहा होगा। 88, वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो मुझे प्रभावित करती है, जो हमें प्रभावित करती है। ये परिभाषा दोस्तों किसने दिया था? हाँ जी, किसने दिया था भैया? और वीडियो को आप लोग जमकर शेयर करें। हालांकि करेंगे तो कुछ नहीं। एक सेकंड, क्या पूछा? 84 का 4 साल सही है सिस? अच्छा, आप वहां से कंफर्म कर रहे हो? कौन सा 84? सर 3 बताएं रीमा सिस। क्या कहते हो क्या नहीं कहते हो, खुद ही आप लोग बोलते हो, खुद में ही बात कर जाते हो। ये तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग हो गया यार। खुद से बातें करना मतलब अपने कार्य को दिशा दे रहे हो यार। 1 to 1 जो भी कहना है मेरे से कहिए सीधा, जो भी बात कहनी है। लाइव क्यों कराते हैं? इसीलिए तो लाइव करवाते हैं कि आप 1 to 1 आप मेरी बात को रखो सीधा हमारे सामने। चलिए कोई नहीं। तो वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती। दोस्तों ये बात रॉस ने कहा। और एनास्टेसी भी दोस्तों एक बात कहे थे, इनकी भी परिभाषा वंशानुक्रम पे ही था और वातावरण पे था। दोस्तों इन्होंने कहा कि वातावरण उस हर चीज को प्रभावित करता है केवल वंशानुक्रम को छोड़कर। सही बात है। अब आप के अंदर का जो आनुवांशिक लक्षण होगा वो तो माँ बाप से डिसाइड होगा, लेकिन आप बनो